स्टार्ट करते हैं चीजों को। अभी मैंने जस्ट आपको अभी सेंट्रोइड खत्म किया था, तो जिसमें हम केंद्रक की बात कर रहे थे। इसके आगे एक कॉन्सेप्ट और आता है जहां पर हम बात करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में मैंने इसका नाम दे दिया क्या, इस ट्राइंगल का नाम मैंने दे दिया ए बी एंड सी। इस ट्राइंगल का नाम मैंने दे दिया ए बी सी, और मैंने आपसे कह दिया कि इस ट्राइंगल के 3 मिड पॉइंट हैं, भुजाओं के मध्य बिंदु। यहां मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट, ये एक मैंने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ए बी सी, और मैंने ये कह दिया कि यहां पर मेरे पास भुजाओं के मध्य बिंदु हैं डी ई एंड एफ। तो मैं ये कह सकता हूं डी ई एफ मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, मध्य बिंदु हैं। तो आपसे मैंने पहला प्रश्न पूछा कि अगर इनके मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो एक त्रिभुज बनेगा। तो इसमें कितने त्रिभुज बन जाएंगे? अगर इनके मिड पॉइंट को मिला दिया जा रहा है तो इस ट्राइंगल में कितने त्रिभुज बन गए? तो आप ये देख रहे हैं सर, अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल ए एफ ई, एक ट्राइंगल ये तैयार हो गया, और हम इसके एरिया की बात करें, और एक ट्राइंगल ये तैयार हो गया, 4 ट्राइंगल बन गए ना, डीई सी, ट्राइंगल डीई सी, ट्राइंगल डीई एफ, और ट्राइंगल बी एफ डी। ये सभी ट्राइंगल का जो एरिया होने वाला है वो बराबर होने वाला है किसके? 1/4। भाई पूरे ट्राइंगल का 1/4 हिस्सा होगा, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी के जो एरिया है उसका 1/4 हिस्सा होने वाला है इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो क्षेत्रफल है वह आपका 1/4 बन जाएगा। सिंपल सी बात है। इसी से ही रिलेटेड आपके सामने नेक्स्ट चीज भी बनकर आती है कि कल को आपको इस तरह का क्वेश्चन वो दे दे कि भाई साहब आपने एक ट्राइंगल माना, और फिर आपने क्या किया, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक ट्राइंगल और बना दिया, तो इसका एरिया इस पूरे ट्राइंगल के एरिया का क्या होगा? 1/4। आपने क्या किया, फिर से वही काम कि इसके मध्य बिंदु को मिलाया, ठीक है, फिर से आपने क्या किया, इसके मध्य बिंदु को मिलाया, और फिर आपने क्या किया, यहां से एक माध्यिका डाल दी, इसको आपने बोल दिया पी क्यू आर एम एन ओ डी ई एफ ए बी सी। अब जो भी काम किया गया ये सब मध्य बिंदु है। अब पी से आपने क्या डाल दिया, पी एन, एम एन ओ, एन तो हो गया, मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, जैसे कि मैंने ले लिया पी पी एस, एस ले लिया, तो मैंने यहां लिख दिया, यहां यहां डी ई एफ और एम एन ओ और पी क्यू आर, ये क्या है, ये भी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल एबीसी, मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, और मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल एमएनओ। और यहां मैंने कह दिया कि पी एस आपकी क्या है, एक मीडियन है, पी एस आपकी क्या है, मीडियन है। अब मैंने आपको दिया ट्राइंगल पी एस आर का एरिया, मैंने आपको दे दिया कितना है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप मुझे बताइए ट्राइंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा?
भाई वीडियो को शेयर वेयर कर दीजिए बढ़िया तरीके से, आराम से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आप हमेशा से जानते हो कि काफी इंटरेस्टिंग होता है कि माध्यिका इसको दो बराबर भागों में बांटती है, 4 और 4 8, यानी कि इसका अगर एरिया 8 है इस अंदर वाले ट्राइंगल का, तो यह पूरे का अगर आपको निकालना है तो ये 64 हो जाएगा, और इस 64 का 4 गुना इस DEF का हो जाएगा, 64 का 4 गुना इस DEF का हो जाएगा, और उसका भी 4 गुना ABC का हो जाएगा। तो 64 इंटू 16, तो 16 चौके 64, कैरी आया 6, 16 6 96 और 6 102, तो 1024 आपका राइट आंसर होने वाला है। समझ में आ रही है बात? कहानी क्लियर हो रही है क्या? दोबारा से बता दिया जाएगा, टेंशन ना लीजिए। देखिए, आपको पता है कि इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना निकल कर आया, 16 निकल कर आया, तो MNO का कितना होगा, 4 गुना ही तो होगा, क्योंकि ये जो हिस्सा होता है ये 1/4 होता है, तो MNO का कितना हो जाएगा, 4 गुना होगा। 16 का 4 गुना 64, अब 64 का 4 गुना DEF, और DEF का 4 गुना ABC, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1024। चीजें क्लियर है क्या? समझ में आ रही है बात? भाई दिमाग लगाओ ना, ये 16 है, पूरा MNO कितना हो जाएगा, 64, क्योंकि 4 गुना होता है ना ये, 1/4 है। मैंने अभी जस्ट पिछले वाले कंसेप्ट में यही तो बताया था कि जो एरिया होगा ABC का, अगर इसमें से किसी का एरिया पता है 4 है, मतलब 16 है, तो ABC का 64 हो गया, यानी कि बड़े वाले का 64 हो गया। तो इसका ऊपर कौन है, MNO भी तो है, उसी का 64 हो गया। अब 64 का 4 गुना DEF हो जाएगा, और उसका 4 गुना ABC हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1024। ठीक है डियर? अच्छा माफ कीजिए, 8 होगा ना, तो 4 और 4 8 हो रहा है, हाँ 8 होगा तो 512 ही होगा, 16 थोड़ी होगा, गुना थोड़ी करना है। देखो ये 4 और 4 8 है, 8 का अगर आप 4 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 32। हाँ 32 का आप 4 गुना करोगे, हाँ तब ठीक है, 8 होगा ना, ये मैं गुणा कर दिया तो क्या हम कह सकते हैं कि ये 8 है। अब 8 का आप 4 गुना करोगे तो 32, ठीक है, 8 का आप 4 गुना करोगे तो 32, उसका आप 4 गुना करोगे और उसका आप 4 गुना करोगे, तो ये होगा भाई 32 इंटू 16, यानी कि 512 होगा, 124 नहीं होगा। जिनका 512 आ रहा है वो सही है, मैंने इसलिए मिटाया भी था। तो 512 आपका राइट आंसर है, यहां दुगना किया ना वो गलत है, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। अब हम आगे चलते हैं। अब आपसे मैं कहता हूं कि मान लीजिए कि एक ट्राइंगल आपके सामने मैंने रख दिया, और भाई वीडियो को शेयर वेयर करो अच्छे तरह से, आराम से, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी चीजें आप सीखने वाले हो, और ये गारंटी है कि बहुत बेहतरीन होने वाली है चीजें। कैसे करेंगे डियर? आइए, एक ट्राइंगल आपके सामने है, तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैंने इसके मिड पॉइंट को मिला दिया, इसके मैंने मिड पॉइंट को मिला दिया है, तो ये आपके सामने A है, ये आपके सामने B है, ये आपके सामने C है, और आपने इसके क्या किया, मिड पॉइंट को मिला दिया, यानी कि ये D हो गया, ये E हो गया, और ये F हो गया। ये आपके क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, D E F क्या है, आपके मिड पॉइंट है। अगर D E F आपके मिड पॉइंट है, तो मुझे बताइए ट्राइंगल DEF का परिमाप, परिमाप समझते हो, पेरीमीटर, किसके, उसका ट्राइंगल ABC के पेरीमीटर से क्या रिलेशन होने वाला है, 1/4 होगा या आधा होगा, क्या होगा बताओ। अगर मैं बात करता हूं पेरीमीटर की, अगर मैं बात करता हूं पेरीमीटर की, तो DEF आपके मिड पॉइंट है,
और हम DEF का परिमाप पूछ रहे हैं, यानी कि इसका परिमाप पूछ रहे हैं, तो आप जानते हैं इनका भी परिमाप, इनका भी परिमाप, वो सेम ही चीज है। तो आप ये कहोगे सर कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम अगर इस चीज को समझ रहे हैं तो हम ये भी समझेंगे कि भाई ये मिड पॉइंट है हमारे पास, ये भी मिड पॉइंट है, तो इस भुजा का मिड पॉइंट ये हो जाएगा आधा, इस भुजा का ये हो जाएगा, ठीक है। और मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से जो हमारी पैरेलल साइड होती है ये उसका आधा, यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि भाई अगर आप इसको लिखना चाहते हो सर तो ये BC का आधा हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। और अगर आप इस DE को लिखना चाहते हो तो ये इसके पैरेलल है BA के, तो ये हो जाएगा AB का आधा। और इसको लिखना चाहते हो आप इसको, तो वह AC के पैरेलल है, तो ये AC/2। कौन सी थ्योरम यहां लग रही है, कौन सी थ्योरम यहां लग रही है सर, यहां पर आपके सामने मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है। कौन सी थ्योरम यहां लग रही है, कौन सी थ्योरम मैं अप्लाई कर रहा हूं, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से कि किसी भी ट्राइंगल में अगर उनके मध्य बिंदु को मिला दिया जाए, भुजाओं के मध्य बिंदु को, जो तीसरी भुजा होती है, मिलाने वाली भुजा तीसरी भुजा का आधा होती है और समांतर भी होती है, ठीक है। तो इसलिए ये BC/2, इसलिए ये AB/2। तो अगर इसका परिमाप आप निकालोगे तो DEF का परिमाप ABC के परिमाप का आधा हो रहा है, ठीक है डियर। ये प्रूफ भी आपके सामने हो जा रहा है कि आप अगर परिमाप के बारे में डिस्कशन करते हो तो यह DEF का जो परिमाप होगा इस ABC के परिमाप का आधा हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या होगा, AB/2, ये क्या होगा AC/2। तो ये वाला ट्राइंगल भी परिमाप का आधा हो रहा है, AC/2 ये है तो ये AB/2, ये BC/2। इसी में यहां पर भी देखो आधा हो रहा है, AB/2 ये हो जाएगा AC/2 और ये BC/2, यहां पर भी आधा हो रहा है। तो यानी कि आप देख रहे हो ना, हर ट्राइंगल की जो डायमेंशंस हैं वो इसी तरह से निकल कर आ रही है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मजा आ रहा है, यस या नो में जवाब दे दो, आपका जवाब बहुत ज्यादा उपयोगी है, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना, देखो समझना है आपको, घास नहीं काट सकते, चीजें नहीं छोड़ सकते, ये आप समझिए, क्योंकि जब ऐसी आप चीजें पढ़ोगे तो आपके लिए ज्यादा आसान होगी गणित, और वही मैं करना चाहता हूं। अच्छा ये बताओ, मैंने थेल्स और मिड पॉइंट थ्योरम आपको डिटेल में पढ़ा दिया है क्या, यहां पर एक बार बता दो, उसको भी निपटाते हुए चलूंगा फिर मैं अभी हाथ के हाथ। प्लीज यस या नो में जवाब दे देना, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, वेल डन। तो हमने इसमें पेरीमीटर के बारे में रिलेशन भी निकाल दिया, हमने क्या किया, पेरीमीटर को भी समझ लिया, ये अच्छी बात रही। ओके चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई ट्राइंगल आपके सामने है और इस ट्राइंगल में आपको मैंने क्या किया, मीडियन डाल दी भाई, इस वाले पॉइंट से मैंने आपके सामने क्या कर दिया, ये मीडियन डाल। ये एक ट्राइंगल है ABC, हर चीज लिखाता रहूंगा, आप लिखते रहें, खूब सारी चीजें सीख जाओगे और पेपर में अच्छे से करके आ जाओगे। नहीं कराया ना, अभी मैं करवा देता हूं अभी वो करवा दूंगा ना इसी के साथ। हाँ। नो से शॉर्ट में बताया था, चलो ठीक है मैं भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आपके सामने क्या हो गया कि भाई मैंने यहाँ पर एक AD माध्यिका डाल दी, और AD मैंने अगर माध्यिका डाल दी है तो मैंने कहा यहाँ लिख दिया कि AD आपकी क्या है, AD आपकी एक मीडियन है, AD आपकी क्या है, एक माध्यिका है। और अगर AD माध्यिका है तो यहां पर AD पर कोई E पॉइंट है, मैं खुद ही कह रहा हूं कि E जो है ना, E आपका कोई एनी पॉइंट है। मैंने कोई E के बारे में कुछ लिखा है क्या, नहीं, इज एनी पॉइंट, लाइन पर कोई भी पॉइंट हो सकता है, उसमें आपको तकलीफ लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। E आपका क्या है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है सर आपने बोल दिया तो बोल दिया। अगर E कोई भी पॉइंट है मेरा, और अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, इस तरह से अगर मैं इसको मिला दूं E को यहां से, तो आप मुझे बताइए कि कितने ट्राइंगल यहां फॉर्म हो रहे हैं। ये E पॉइंट है और E आपका कोई भी एनी पॉइंट है, तो ये ट्राइंगल बन गया 1 2, और एक ये बड़ा वाला बन गया। कहानी कैसे समझें, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर E आपका कोई एनी पॉइंट है, एनी पॉइंट का मतलब एनी पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं ये वाली साइड तो बराबर ही रहेगी ना, जो इस वाले ट्राइंगल का बेस है और इस वाले ट्राइंगल का बेस है। बोलिए, ये वाली साइड तो बराबर ही रहेगी ना,
जो इस वाले ट्राइंगल का बेस है और इस वाले ट्राइंगल का बेस है, तो क्या मैं कह सकता हूं एक ही बेस पर बने हुए दोनों ट्राइंगल ए बी ई और ए सी ई का एरिया इक्वल रहेगा। यस या नो? यस या नो प्लीज। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। संगीता गलत जा रहे हो, 3 पार्ट में नहीं डिवाइड करता, वो आएगा कंडीशन। यहां ई एनी पॉइंट है, मैंने केंद्रक नहीं बोला है, केंद्रक बोलूंगा तो बात अलग है, वो बताऊंगा है ना हर चीज। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई ये जो है भाई, अब हमें नहीं पता ना यार, हमें इसके बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है। हमें इतना पता है कि भाई जो ये ए ही होगा, ये जो बेस होगा, इसी बेस पर ये ट्राइंगल भी बना हुआ है और ये ट्राइंगल भी बना हुआ है। तो केवल और केवल मैं इन दोनों का रिलेशन बता सकता हूं कि इन दोनों का एरिया निश्चित तौर पर बराबर होगा, क्योंकि एक ही आधार पर बने दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है एक बच्चा? सर ये सब चीजें तो कोचिंग्स में एक दिन में एंड हो जाता है विद थ्योरी क्लासेस एंड नेक्स्ट डे क्वेश्चंस। हाँ, वो लिखे भी नहीं शायद, पन्ने पकड़ा देंगे ना, लिखने की जरूरत ही क्या है। मजा तो है देखो समझने में ही आता है, हालांकि पन्ने तो यार बहुत सारे पढ़े हैं, मतलब हजारों किताबें पढ़ी हैं, किताबों से अगर समझी जाती तो फिर टीचर की उपयोगिता खत्म हो जाती। ठीक है, चलिए तो हम ये कहते हैं कि भाई आपके सामने ये एबीसी आपका एक ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और आप सब लोग रात को 8 बजे कैच द मैथ ले रहे हो ना? अगर ले रहे हो टेंशन नहीं होगा, सारे एग्जाम क्रैक होंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं बोल रहा हूं अगर नहीं ले रहे हो तो फिर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर ले रहे हो रात को 8 बजे कैच द मैथ, 12:30 बजे, 3 बजे, तो बस टेंशन ना लो, कैसा भी मैथ आ जाए फोड़ डालोगे आप। ठीक है ना? चलिए मैंने ये मीडियन डाल दिया। ठीक है, तो मैंने क्या कह दिया भाई, एबीसी ट्राइंगल है, उसका एडी आपका क्या है, मीडियन है। ठीक है, अब जो ई पॉइंट था ना, उस ई पॉइंट को हमने नाम दे दिया सेंट्रॉइड। पहले कुछ नहीं था बेचारा ये, लेकिन अब इसको मैंने नाम दे दिया कि ई आपका एक केंद्रक है। ई क्या है? एक केंद्रक है भाई साहब। ठीक है, चलिए तो ई आपका क्या है, केंद्रक है। आइए ई आपका एक सेंट्रॉइड है, जैसा कि यहां दिखा हुआ है। अगर मैं कह देता हूं कि भाई ये सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड की अपनी एक निश्चित क्वालिटी होती है। बोले क्या होती है? कि वह 2:1 में विभाजित करता है। बोलो हाँ या ना? अरे बोल दो। सेंट्रॉइड जो होता है वह 2:1 में विभाजित करता है। अब यहां देखिए, यह एरिया और यह एरिया इक्वल होगा, क्योंकि ये 2 अनुपात बेस लेकर चल रहा है। तो मैं कौन कौन से एरिया बता सकता हूं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई क्या इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी ई के, और क्या इक्वल कर दूं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी के। बोलो क्या तीनों इक्वल होंगे क्या? मजा आएगा देखना, तरीका देखना, इतना सॉलिड तरीका है ना, आपको इतना आनंद आएगा। चलिए क्या मैं सही कह रहा हूं? अब आपको डाउट होगा सर, ये तो चलो समझ में आ गया पहले वाले कॉन्सेप्ट से
कि आधार आपका 2 है, तो एक ही आधार पर दोनों ट्राइंगल बने हुए हैं। लेकिन सर ये कैसे? अरे भाई गलती थोड़ी है, ये सेम है जिसका एक रेशो है, ये भी एक रेशो है। इसका मतलब क्या है पता है? इन दोनों को लिया है आपने, तो एक रेशो प्लस एक रेशो, इट विल बी 2 कंबाइंड। तो दोनों को कंबाइंड करके तो लिया है BEC। इसीलिए अगर कोई आपका केंद्रक बन जाता है ना, सेंट्रॉइड है, तो वह 1 2 3 ट्राइंगल में विभाजित कर देगा इसको। ठीक है डियर, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और मतलब काफी अच्छा है। और अगर इस वाले पार्ट का पूछेगा तो आधा कर देना, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये 1/6 पार्ट है। कैसे? क्योंकि पूरे आपने 2 2 हिस्सों में बांटा है। कॉमन सेंस यार, माध्यिका 6 भागों में बांटती है, तो ये 2 भाग हैं। कैसे सर? अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, अरे यार मजेदार चीज सीखो ना आप। देखो, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दिया तो ये 2 भागों में जाएगा, एक और एक। आपने इसको आगे बढ़ा दिया, ये 2 भागों में जाएगा, एक और एक। 1 2 3 4 5 6, और ये है तो सेंट्रॉइड ही। मजा आ रहा है? पूरा नीट एंड क्लीन खुल गया ना ट्राइंगल। ऐसे खुलते हैं ट्राइंगल। कल को कोई क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं है ना। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग आते हैं इस पर। ओके, हाँ चलिए आइए भैया नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट यहां तक हमने ये डिस्कस किया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि भाई हमारे पास एक ट्राइंगल दे दिया है और ट्राइंगल में बोला जा रहा है कि इससे आपका ये एक बिंदु है, ये एक है, और मैंने बोल दिया डी और ई। ठीक है यार, कोई बात नहीं, दिख नहीं रहा लेकिन महसूस कर लेना। ABC आपका ट्राइंगल है और डी और ई आपके क्या हैं? पॉइंट हैं। क्या है? डी और ई 3 बराबर भागों में बांटते हैं। BD बराबर है DE बराबर है EC। 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो इनके एरिया भी बराबर होंगे। ये भी 1/3 होगा, ये भी 1/3 होगा, ये भी 1/3 होगा। ये ध्यान रखना बस। ठीक है, हाँ चलिए भाई नेक्स्ट। आइए भैया, और वीडियो को शेयर वेयर करो बढ़िया तरीके से। अब हम सीखते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम काफी पॉपुलर है। मतलब कहता हूं कि अगर सबसे पहले जो स्टूडेंट सीखता है यही थ्योरम उसको समझ में आती है। आपको बोला जाता है कि भाई ABC आपका एक ट्राइंगल है और इस BC के पैरेलल क्या बोला जा रहा है? इस BC के पैरेलल एक DE लाइन खींची गई है। मैंने क्या बोला सुनना, इस BC के पैरेलल एक DE लाइन खींची गई है। इस BC के पैरेलल एक DE खींची गई है और ये पैरेलल है। तो जो ये पैरेलल लाइन है ना, बोला जा रहा है कि पैरेलल है, तो यहां हम कह सकते हैं जो BC के पैरेलल है DE। अब आपको मैंने लाइंस एंड एंगल्स पढ़ाया था क्या? आपको मैंने लाइंस एंड एंगल्स पढ़ाया था क्या? हाँ, आपको मैंने लाइंस एंड एंगल्स पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था सर, और बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ाया था। तो लाइंस एंड एंगल्स के हिसाब से आप मुझे ये चीज तो बता ही सकते हो यार एटलीस्ट कि भाई 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, दिख रहा है क्या? ट्राइंगल ADE और एक ट्राइंगल पूरा ABC दिख रहा है। ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC, तो क्या मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा? कारण बताओ। और अगर ये वाला एंगल अगर बीटा है तो ये वाला एंगल भी बीटा होगा? कारण बताओ। और ये एंगल अगर कुछ भी है तो कॉमन एंगल है ये। तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC दोनों आपस में समरूप हैं, सिमिलर हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए सर सिमिलरिटी हमें समझ नहीं आती। मैंने कहा कोई बात नहीं ना, यहां से ही शुरुआत करते हैं।
ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। अब दो ट्राइंगल अगर आपस में सिमिलर होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमेशा एरिया इक्वल होगा? नहीं, हम ये कह सकते हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग रेशियोज इक्वल होंगे। क्या? यदि दो त्रिभुज समरूप हो, सिमिलर हो, तो उनके संगत अनुपात करस्पॉन्डिंग रेशो इक्वल होगा। क्या होगा? करस्पॉन्डिंग रेशो इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग रेशो मतलब यानी कि देखो दो तरीके बताता हूं रेशो के। देखो अल्फा के सामने ए है, तो इस अल्फा के सामने क्या है, AC है, तो ऐसे भी ले सकते हो। या फिर अगर आपने ट्राइंगल ढंग से बना दिया तो जो AD आ रहा है ना, तो स्टार्टिंग में यहां क्या आ रहा है, AB, तो AD अपॉन AB बराबर, अगला क्या आ रहा है, DE, यहां से DE ले लिया, यहां से ले लो BC, और क्या बचा तीसरी भुजा, AE अपॉन AC, AE अपॉन AC, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे अपने सामने क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, ठीक है। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड मैंने इक्वल कर दिए, ये AD ले लिया तो ये पूरा AB ले लिया, ये DE ले लिया तो ये BC ले लिया, ये AE ले लिया तो ये AC ले लिया, ये संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो गए। इसी को हम क्या कहते हैं, हेल्स थ्योरम कहते हैं। प्लीज नोट डाउन कर लें, बहुत प्यारी थ्योरम है। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं मेरे दोस्तों, AD का किससे, DB से रेशो बराबर है AE का किससे, EC से। तो ये भी आप लिख लीजिए यहां पर, ये भी आप लगा सकते हो अगर इनके रिलेशन अगर पूछा जाए तो, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। हाँ, चीजें क्लियर हो रही हैं भाई? बढ़िया तरीके से सेशन को लाइक वाइक करते जाइए दिल से। अभी तो 4100 बच्चे देख रहे हैं, बढ़िया तरीके से लाइक करते रहो, टेंशन मत लो, कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं सीरियस हैं, ठीक है ना। चलिएगा, आइए, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर, चलने दीजिए, बढ़िया लग रहा है। अब हम आगे बात करते हैं। जब हम थेल्स थ्योरम पढ़ रहे हैं तो मैंने आपसे एक चीज कही, ऐसे ही कह दी कि ये A है, ये B है, ये C है, और एक DE है जो कि क्या है, पैरेलल है BC के। DE क्या है, पैरेलल टू BC। DE क्या है, पैरेलल टू BC। तो मेरा आपसे यही मानना है डियर, मेरा आपसे यही मानना है कि DE आपका BC के पैरेलल है, और मैंने आपको कह दिया कि AD अनुपात DB 3:2 है, ठीक है। और मैंने कह दिया कि आपसे AC मैंने दे दिया आपको 30 सेंटीमीटर। तो मुझे बताइए AE कितना होगा, बताओ AE कितना होगा। देखिए, एक बच्चा है IAS रामदीप सिंह, हाँ एक बच्चा है, अब वो कह रहा है गिव क्या बोल रहा है वो, प्रूफ करिए सर इसका। तो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मतलब क्या होता है कि करा भी दिया जाता है प्रूफ, उनको पता भी नहीं चलता है भाई ये पूरा प्रूफ ही तो है, इसी को ही तो थेल्स थ्योरम कहते हैं। और प्रूफ कहां से आता है, सिमिलरिटी से आता है। ये कहानी है इनकी। चलो खैर, आइए, तो क्या हम कह सकते हैं भाई, आपको सर ये दे रखा है 3:2, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 3:2 है, यानी कि AB का रेशो इस AC के रेशो के बराबर होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग रेशोज है ना। बस, तो ये 5 रेशो पूरा किसके बराबर है, AC कितना है 30, तो एक रेशो बराबर कितना आ रहा है 6। तो देखो ये हो जाएगा 18, 6 गुना, और ये हो जाएगा 12,
6 गुना। तो आप पूछ लीजिए जो भी पूछना है, बस हो गया। तो ए आपसे पूछा गया 18। ठीक है डियर, तो ये कहानी है, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है और सिमिलरिटी के हिसाब से हम चीजों को कर भी रहे हैं। ठीक है, हाँ अगर मैं यहां एक और चीज समझाना चाहूं तो मुझे बताइए ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, हालांकि ये आगे आएगा लेकिन फिर भी यहीं से ही मैं बेस बना के चल रहा हूं। ट्राइंगल ए डी ई का जो एरिया है उसका रेशो कितना होगा, केवल रेशो पूछा है मैंने अभी। डियर स्टूडेंट, ऐसा बच्चा कह रहा है कि कैच द मैथ डेली लेते हैं लेकिन कम समझ में आता है। यही तो कहानी है। देखो, समझ में सब आ जाए तो सीखने की गुंजाइश खत्म हो जाती है ना। हम ये क्यों नहीं समझते कि जब नहीं समझ में आ रहा वहीं छुपा हुआ है सीखने का तत्व। कितनी बड़ी बात है, इस चीज को फील करिएगा जरा। जब आपको कुछ अच्छा मिल रहा है ना, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं तकलीफ आएगी अच्छा मिलने के लिए। जैसे सिलेक्शन ही ले लो, आपको लगता है कि सिलेक्शन इतनी आसानी से मिलेगा क्या? बहुत सारी तकलीफें हैं, कोविड है, बहुत सारा सिस्टम है, खुद आप हो, तैयारी है, तो कितनी सारी तकलीफें हैं और तब भी सिलेक्शन होंगे। तो बस, तो अवॉइड दीज थिंग्स, है ना, और बढ़िया पढ़ाई करो फोकस्ड होकर। मैं यही चाहता हूं आपसे। तो सर कैसे करेंगे? ये केवल सिमिलरिटी के केस में होता है। आप बिल्कुल भी वहां ना जाएं, बेस रेशो में ना जाएं, क्योंकि बेस रेशो का कोई लॉजिक ही नहीं है। वो तो केवल मीडियन वाले और कैवियंस वाले में आता है, राइट? जहां पर कोई सामने वाली भुजा काट रही हो, ऐसा कहीं यहां दिख रहा है क्या? सामने वाली भुजा से कोई लाइन डाली जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो बेस रेशो का कॉन्सेप्ट खत्म करो। यहां सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है, जैसा कि हमने प्रूफ में भी जाना। तो सिमिलरिटी वाले कॉन्सेप्ट में त्रिभुजों का जो एरिया होगा, केवल त्रिभुजों की बात कर रहा हूं, उनके संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि एबीसी का 3 और 2 5 है, क्योंकि पूरा एबीसी का लेना है ना, तो आपने ए भी ले लिया और एडी ले लो छोटे वाले का, और इसके स्क्वायर के बराबर होता है एरिया। तो ये हो गया सर 25/9। नोट डाउन करो, तो कितना हो जाएगा? 25/9। तो अगर मैं बात करना चाहूं, यहां एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसका नाम कितना है, बी डी ई सी। उसका एरिया कितना होगा अगर रेशो में बात की जाए? रेशो में तो सर 25 में से 9 गया तो 16 रेशो। तो ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हो सकता है कि आपसे इन दोनों का रेशो पूछ ले पेपर में। तो टोटल में से घटाना है, क्योंकि टोटल आपका 16 है, सॉरी 25 है, और ये हिस्सा 9 है, तो ये 16 ही तो होगा, तभी तो पूरा 25 बनेगा। तो ध्यान रहे छोटी छोटी चीजें। ठीक है, चलिए आइए। एक बच्चा कह रहा है ज्योमेट्री कब तक चलेगा? डियर, जब तक आप मन से नहीं पढ़ोगे तब तक वो कभी खत्म नहीं होगा आपके लिए। मैं तो आराम आराम से पढ़ा पढ़ा कर खत्म कर भी दूंगा, लेकिन कभी भी आपको कंफर्ट जोन नहीं प्राप्त हो पाएगा ज्योमेट्री में। और हमेशा आप यही कहोगे कि शुरुआत तो करो ज्योमेट्री की, लेकिन यार मेरे को नहीं आएगा ये, क्योंकि आपका मन नहीं है ना। आप चाहते हो कि खत्म हो जाए जल्दी से जल्दी। ऐसा नहीं होता डियर। मैं, आपको पता है कि जब मैं पूरा प्रॉमिस कर देता हूं तो फिर उसको पूरा निभाता ही हूं, तो मैं काट नहीं सकता, है ना, घास। तो ये क्लियर हो गया भाई। चलिए सर, अब अगला कॉन्सेप्ट आता है मिड पॉइंट थ्योरम। लिखो, अगला कॉन्सेप्ट है मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय तो आसान है, क्योंकि थेस थ्योरम का ही एक सब पार्ट है ये। यानी कि ये आपके सामने एक एबीसी ट्राइंगल है, ये ए, ये बी और ये सी। ये एबीसी आपका एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में मैंने आपसे बोल दिया कि भाई देखो, डी और ई आपके मिड पॉइंट है। तो कहानी सुनना, ये यार बहुत अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि जो बच्चे मेरे साथ अभी फाउंडेशन में भी यही चल रहा था, और आपको पता होगा कि ये इतना पॉपुलर कॉन्सेप्ट है कि जितने भी क्वाड्रिलेटरल के प्रूफ करेंगे ना, सब में यही आता है। चलिए, तो क्या हम कह सकते हैं कि डी और ई यहां पर क्या है, मिड पॉइंट है।
अगर सर ये मिड पॉइंट है तो कहानी बिल्कुल स्पष्ट है बाया थेज थ्योरम। थेज थ्योरम के हिसाब से हम क्या कहते हैं, एडी का ए बी से रेशो बराबर होता है ए ई का ए सी से रेशो बराबर होता है डी ई का बी सी से रेशो। और आप यार खुद ही कह रहे हो कि ये मिड पॉइंट है तो ये 1:1 ही तो होगा, ये 1:1 ही तो होगा। तो अगर आप लिखना चाहते हो एडी और ए बी का रेशो, तो एडी अगर 1 है और ए बी आपका 2 होगा, 1 और 1। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है कि जो डीई और बीसी का अनुपात है वह इनके संगत अनुपात के बराबर है। इसी तरह से हम कह सकते हैं जो डीई होगा ना वह BC/2 होगा। तो कहानी क्या है मैं समझाता हूं। कहानी ये होती है कि अगर ये मिड पॉइंट होते हैं तो जो डीई होता है ये हमेशा पैरेलल होगा BC के एंड आधा होगा आधार का, जिसके भी समांतर है, इसके समांतर है तो आधा हो गया। ठीक है, हाँ चलिए क्लियर हो रहा है माय डियर, समझ में आ रही है बात आप लोगों को, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपके सामने है ट्रिग्नोमेट्री कब होगा। राहुल हो चुका है, आप थोड़ा लेट जुड़े हैं मेरे से, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप मेरे पुराने क्लासेस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वहां मैंने करवा दिया है। ठीक है, चलिएगा। और अगला जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इन सेंटर। डाल लीजिए इन सेंटर, हेडिंग डाल लीजिए। अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र क्या होता है, अगर कोई ट्राइंगल आप बना रहे हो, उस ट्राइंगल में आपने कहा कि एक ऐसा केंद्र है, एक ऐसा केंद्र है जो कि एक अंतःवृत्त बना रहा है। एक ट्राइंगल आपके सामने है ABC और उसके अंदर एक ऐसा केंद्र है जो अंतःवृत्त बना रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट आपको पता लग रहा होगा कि ये सेंटर हमेशा भुजाओं के स्पर्श बिंदु से बराबर दूरी पर होगा। और ये अगर सेंटर है, इसको हम क्या कह देंगे, इन सेंटर कह देंगे I। और ये अगर मान लीजिए कि मैंने इसको D मान लिया, मैंने इसको E मान लिया, मैंने इसको F मान लिया, तो ये क्या होगी, छोटी त्रिज्या उसकी R होगी। बोलिए भाई साहब, क्योंकि है तो इन सेंटर ही, तो पहले इन सेंटर को फील करो, पहले इन सेंटर को फील करो यार। इन सेंटर तो वाकई में ऐसा होगा जो केंद्र से भुजाओं के स्पर्श बिंदु, जहां पर सर्किल स्पर्श कर रहा है वो दूरी बराबर होती है, उसको अंत्य त्रिज्या कहते हैं। अब इन सेंटर आया कैसे गुरुजी, जिस तरह केंद्रक माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है उस तरह से इन सेंटर क्या होता है, आइए उसी तरह से इन सेंटर क्या होता है उसके बारे में जानिए। इन सेंटर होता है एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या होता है डियर, एंगल बाइसेक्टर का। तो किसी भी ट्राइंगल में आपसे बोला जाए AI क्या है, BI क्या है और CI क्या है, ये आपके क्या है, एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर के बारे में मैं पहले ही आपको टर्मिनोलॉजी में लिखा चुका हूं। इसको हम कहते हैं कोण समद्विभाजक, यानी कि जिस शीर्ष से आप एंगल बाइसेक्टर डालोगे तो वह एंगल को दो भागों में विभाजित कर देगा, दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा, दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा। किसी को कोई समस्या है क्या? तो आप ये कह सकते हो कि ये एंगल A/2, ये भी एंगल A/2, ये एंगल B/2, ये भी एंगल B/2, ये एंगल C/2, ये भी एंगल C/2। एनी प्रॉब्लम? बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या है क्या? नो प्रॉब्लम यार, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है दिक्कत। लेकिन समस्या क्या है, अगर मान के चलिए मुझे ये निकालना हो BIC, यानी कि एंगल BIC मुझे निकालना हो, तो मैं कैसे निकालूंगा?
ये मुझे एंगल निकालना है। तो सर देखो, यह एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है क्या? बनता हुआ क्या? बन ही रहा है, ये वाला ट्रायंगल BIC। हाँ, खूबसूरत सा त्रिभुज दिख रहा है, इसमें लगा दो बस। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अरे होता है, नहीं होता है? एक कोण B/2, एक कोण C/2, एक कोण B/2, एक कोण C/2, एक कोण आपका BIC, वो किसके बराबर होंगे? 180 डिग्री के बराबर। आपको जानकर के काफी अच्छा लगेगा कि एंगल A और एंगल B और एंगल C क्या होता है? खुद 180 डिग्री होते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो यानी कि इनका अर्धक कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। भाई इनका सभी का मैं आधा कर दूं तो कोई परेशानी है क्या दोनों तरफ हाफ हाफ करने पर? बोले सर कदापि नहीं है। यहां से क्या फायदा हो गया? यहां से एंगल B/2 और एंगल C/2 की वैल्यू रख दूंगा, कितना? 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 बराबर एंगल BIC बराबर 180 डिग्री। तो यहां से एंगल BIC कितना निकल कर आ गया? 90 डिग्री प्लस A/2। तो नोट डाउन कर लीजिए, और ये सिमेट्रिक चीज है सारी। यानी कि ये आपका जो एंगल आपने निकाला है, ये कितना निकल कर आया? 90 डिग्री प्लस इसके पीछे वाले एंगल का आधे का योग। ये वाला एंगल 90 डिग्री प्लस A/2 आ गया। अब इसी प्रकार मुझे AIB निकाल के बताओ कितना होगा। प्रूफ मैंने समझा दिया है, AIB निकाल के बताओ। एक बच्चा कह रहा है सर आप नेक्स्ट अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ाएं प्लीज। अरे भाई पढ़ा दिया है, आप लोग लेट हो। मेरी पुरानी प्लेलिस्ट में जाकर, यानी कि जो अभी जस्ट मैंने पढ़ाया ही तो है, वो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री जाकर पढ़ो तो सही है। मतलब तुम तो वही वाली बात करते हो, चल यार आज साहिल सर को हुक्म देते हैं कि ये पढ़ाएंगे सर अब। अरे भाई सर ने सब पढ़ाया है, आप पढ़ोगे तभी तो होगा ना। अब कल मान लो कल को मैंने वो भी स्टार्ट कर दिया और तुम नहीं आए, तो उसमें जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों की है ना भाई। आप आओगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे? यहां तो मैं रेगुलर हूं, ये मेरी टेंशन मत लो कि मैं कहीं जा रहा हूं, मैं तो रेगुलर ही पढ़ा रहा हूं आपको। लेकिन आप रेगुलर कितने हो ये आप खुद को देखो, एक बार झांक के तो देखो। तो ये आपकी गलती है, उस गलती को प्लीज जितना जल्दी समझ जाओगे उतना जल्दी अच्छा है। कि आप अवेलेबल ही नहीं होते हो जब मैं पढ़ाता हूं। AIB तो अब C/2, 90 डिग्री प्लस C/2। जैसे कि अब मैं रात को 8 बजे कैच द मैथ ले रहा हूं, 94 सेशन में चल रहा है। 94 सेशन का मतलब समझ रहे हो? डेली एक सेशन और लगातार 3.5 महीने, 3.5 महीने। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है, अब तुमने एक क्वेश्चन नहीं किया और मैंने करा दिए 4000 क्वेश्चन वहां पर। तो 4000 क्वेश्चन कितनी बड़ी प्रैक्टिस होती है, उस स्टूडेंट से पूछो जो दिन भर दिन रेगुलर है, उसका कॉन्फिडेंस कितना अप होगा? तुम्हारा नहीं होगा। कारण कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी नहीं है। इंसान हर चीज खुद कमाता है, आपको भी कमानी होगी कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से। तो करना पड़ता है यार, मेहनत करनी पड़ती है, वो दिखती है, फिर कॉन्फिडेंस दिखता है आपको अपने आप में। AIC निकालो तो वह कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, इसके पीछे का एंगल कितना है? B/2। तो ये रही अंतः केंद्र की कहानी। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गई डियर। तो ये मैंने आपको प्रूफ बताया कि एंगल कैसे निकालते हैं। अब इसके आगे की चीज क्या आती है अंतः केंद्र में? अंतः केंद्र बहुत अच्छा टॉपिक है, कृपया करके थोड़ा ध्यान से पढ़ लोगे ना तो मैं आपको बहुत कुछ समझा जाऊंगा। चलिए, तो अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया कि सर ये I आपका इन सेंटर है, ये A है, ये B है, ये C है। अभी जस्ट आपको मैंने बताया कि भाई साहब ये क्या होगा? I से अगर मैं इन तीनों की दूरी पूछता हूं आपसे तो ये क्या कहलाएगी? ये I आपका इन सेंटर है, ये आपने मान लिया D है, ये आपने मान लिया E है और ये आपने मान लिया F है। तो ये जो दूरी है ID, IE, IF क्या कहलाएगा? ये सचिन कह रहा है इन सेंटर खत्म। अरे कर दूं क्या? लो यहां खत्म हो जाता है, बाकी टीचर्स कर सकते हैं खत्म, लेकिन अभी तो बहुत कुछ सीखना है भाई तुम्हें। तो सर ये होता है हमारा इनर रेडियस। R बराबर क्या है? इन रेडियस। इन रेडियस को हम जानते हैं ना
क्या कहते हैं, अंतः केंद्र। अब जो चीजें आप रटते हो उन्हें समझने का जब वक्त आता है तो बहुत कम मतलब इन अंतः त्रिज्या, ठीक है। सो बेसिकली अंतः त्रिज्या ये है। तो आप ये जानते हो ना कि ए के सामने की भुजा ए होती है, बी के सामने की भुजा कितनी होगी, बी होगी, और सी के सामने की भुजा सी होगी। कोई दिक्कत नहीं, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तीन ट्राइंगल में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कौन कौन से तीन ट्राइंगल में ये पूरा ट्राइंगल बंट रहा है, कौन कौन से तीन ट्राइंगल हैं? तो आपने ये लिखा कि सर देखो ट्राइंगल ए आई सी, लिख लेना प्लीज, और समझते समझते लिखना। ट्राइंगल ए आई सी प्लस ट्राइंगल बी आई सी, ट्राइंगल बी आई सी प्लस ट्राइंगल ए आई बी, ट्राइंगल ए आई बी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये तीनों का जो योग है वह ट्राइंगल ए बी सी के एरिया के बराबर है? मतलब भाई साहब इन तीनों का जो एरिया का सम है, इन तीनों के क्षेत्रफल का योग, अगर मैं इन तीनों ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकाल दूं, आराम से पढ़ो और फिर डायग्राम में देखो ए आई सी सर ने कैसे लिखा, अच्छा ए आई सी, ठीक है सर। बी आई सी कैसे लिखा, अच्छा बी आई सी ये वाला, और ए आई बी, यानी कि तीनों पार्ट आपने कवर कर लिए सर। बात इन सेंटर की चल रही है, ठीक है। चलिए, तो हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। इसका जो एरिया है वो कितना होगा, ए आई सी का एरिया, किसी भी त्रिभुज का एरिया क्या होता है, आधार, और हमेशा याद रखना जो त्रिज्या होती है, स्पर्श रेखा ही तो है ये, उस पर हमेशा लंब होती है। याद आ रहा है, जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो क्या मैं कह सकता हूं 1/2 इसका एरिया आधार इंटू ऊंचाई r प्लस 1/2 आधार ऊंचाई r प्लस 1/2 आधार ऊंचाई r बराबर डेल। डेल मतलब ट्राइंगल का क्षेत्रफल, ठीक है। चाहे तो इसको मैं बॉक्स में लिख देता हूं जिससे कि आप परेशान ना हो, ठीक है। डेल लिख दिया मैंने ट्राइंगल का एरिया। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि गुरुजी ये तो वही बात बन गई कि आपने r कॉमन ले लिया तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और ये क्या होता है, किसी को याद आ रहा है क्या? अगर मैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2 की बात करूं तो किसी भी त्रिभुज में उसके परिमाप का आधा अर्ध परिमाप कहलाता है, और यहां पर r गुणा s बराबर आपका डेल आता है। और ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है कि अगर आपको इनर रेडियस निकालनी हो तो डेल अपॉन एस कर देते हैं। उसमें डेल क्या है, ट्राइंगल का एरिया, एस क्या है, अर्ध परिमाप, ठीक है। सर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, बिल्कुल होती है, ये प्रॉपर्टी है। जब भी कोई आप वृत्त में कोई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर डालोगे तो हमेशा लंब होगी, हमेशा, ठीक है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो ये एक प्रूफ होता है। जो क्यों आया पता है आपको अब, रेडियस ये यूनिवर्सल है, मतलब आप किसी भी ट्राइंगल में बात करते हो तो यही चीज लगती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पैरामीटर इज द इनर रेडियस। अब इन सेंटर की बात करते हैं, इनर रेडियस की बात ना करें तो मतलब क्या है पूरा पढ़ने का, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं डियर। इनर रेडियस इन सेंटर की हम बात कर रहे हैं, और इन सेंटर में हमने ये सारी चीजें आपको सिखाई हैं अच्छी तरह से। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूं आपके लिए। वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कि यार ये आपका A है, ये आपका B है, और ये आपका C है, और ये मैंने आपका मान लिया I जो कि इन सेंटर है।
आई से पता लग रहा है ना कि अंत केंद्र की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, डन है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी। यहां 3 त्रिभुज मुझे बनते हुए दिख रहे हैं डियर। तो कभी भी आपसे कोई कुछ पूछे तो उसको जवाब देना आपको आना चाहिए, और एग्जामिनर ये क्वेश्चन CHSL में देगा, और ये अभी देगा, बाद में नहीं, अभी बोल दिया, बस बोल दिया। तो मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि ट्राइंगल AIC अनुपात ट्राइंगल BIC अनुपात ट्राइंगल AIB का जो एरिया का अनुपात है किसके बराबर होता है? इन ट्राइंगल, तीनों ट्राइंगल के एरिया का अनुपात किसके बराबर होगा? बताओ भाई, खींच के लाइक करो। अभी भी मतलब 2000 ऐसे बच्चे जिन्होंने बटन तक को देखा नहीं है, कर रहा करो, क्योंकि देखो यही मेरे लिए आपका क्या है, प्यार है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। आपकी जो चीजें हैं काफी बेहतरीन चल रही हैं और ऐसी चलती रहेंगी। देखो हमेशा याद रखना कि जब कभी भी आप ट्राइंगल की बात कर रहे हो तो आपको ये जानना होगा कि इसका एरिया, मैंने अभी बताया था ना कि AIC की बात कर रहे हो तो आधार इंटू ऊंचाई, तो उसकी R होती है, उसका अनुपात बराबर BIC 1/2। आधार कितना है A और ऊंचाई कितनी है R, वही रेडियस ही रहने वाली है ऊंचाई तो, ठीक है। अनुपात AIB 1/2 C इंटू R। ओहो, कहने का मतलब अगर इनके अनुपात की बात की जाए तो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, आधार के रेशो के बराबर। तो उनकी जो आधार है उसके रेशो के बराबर होगा BAC के बराबर, है ना, ठीक है। ये आधार के रेशो के बराबर होगा। तो ये ध्यान रखना, कभी भी आपसे पूछ ले कि भाई इसका एरिया दे दे और भुजाएं दे दे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है डियर, ठीक है ना। हाँ, बुबई भंडारी सर, CHSL की क्लास चल रही है यार, देखा तो करो जाकर। तुम नहीं देखोगे तो मैं क्या कर सकता हूं, 3 बजे चलती है बस, खत्म बात। चलिए, ज्योमेट्री में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी आपके सामने एक ट्राइंगल हो, तो उस ट्राइंगल में अंत त्रिज्या का निकालने का क्या तरीका होता है? अगर ABC आपका एक ट्राइंगल है तो उस ट्राइंगल में अंत त्रिज्या, क्योंकि हम इन सेंटर के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये अगर I मेरा इन सेंटर है तो R बराबर निकालने का यूनिवर्सल तरीका क्या होता है? R निकालने का यूनिवर्सल तरीका क्या होता है? सर, R निकालने का जो यूनिवर्सल तरीका होता है वह होता है डेल अपॉन S। यहां डेल बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां डेल बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्षेत्रफल, और S बराबर सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, ठीक है। A के सामने की भुजा A, B के सामने की भुजा B, C के सामने की भुजा C। तो S बराबर क्या हो गया? A प्लस B प्लस C/2, ठीक है गुरुजी, ये यूनिवर्सल है डियर, ठीक है। अब इसी के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और निकल कर आता है, वो क्या है जरा देखिएगा। अगर मान लीजिए आपके पास मैंने दे दिया राइट एंगल ट्राइंगल, इन सेंटर को हम कवर कर रहे हैं और इन सेंटर में आपको मैंने दे दिया कि राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको निकालना है अंत त्रिज्या, तो कैसे निकालोगे? तो ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, और हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बेस, जिसको मैं बोलता हूं आधार। ये आपका क्या हो जाएगा? लंब, जिसको मैं बोलता हूं परपेंडिकुलर। और ये आपका हो जाएगा कर्ण, जिसको मैं बोलता हूं हाइपोटेनस। तो आपके लिए डायरेक्ट तरीका बताना चाहता हूं कि अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं जहां पर ट्रिपलेट्स के बारे में आपको पता है,
तो आप यहां पर डायरेक्टली आर निकाल सकते हैं और वह आर आपका क्या हो जाएगा, आर आपका हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा ही होता है, बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस बटे 2, बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस बटे 2 लिख लीजिएगा, ठीक है ना। बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस बटे 2, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको यहां पर बताया है। ज्यादा कोई कठिन तो नहीं है, आराम से इस चीज को आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात भी नहीं है। चलिए अगर हम आगे बात कर रहे हैं, और इसका प्रूफ भी बहुत आसान है देखा जाए तो। कैसे प्रूफ कैसे कर सकते हैं, मान लिया ए के सामने की भुजा ए है, सी के सामने की भुजा सी है, ठीक है, और बी के सामने की भुजा बी है। जरा समझना, ये अगर सेंटर है तो क्या मैं कह सकता हूं, ये अगर इन सेंटर है तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, बोलिए हाँ या ना, अरे बोल दीजिए। ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, बोलो यार, अरे बोल दो यार, अरे बोल दो ना, ठीक है सर बोल दिया। और अगर मैं इस पॉइंट को क्या मान लेता हूं, इस पॉइंट को अगर मैं डी मान लेता हूं, तो देखो बहुत प्यारा प्यारा फीचर्स आपको बताने वाला हूं। बोले गुरुजी देखो ये आर है और ये भी आर है, तो ये भी हिस्सा आर हो गया, तो ये वाला हिस्सा कितना बचा, यहां से यहां तक का ये आर है, तो ये ए माइनस आर बचेगा। फील करिए बस, सही है सर। ये आर है, ये वाला हिस्सा अगर आर है तो ये वाला हिस्सा कितना बचेगा, सी माइनस आर। बताते जाना बस, फिर मैं पूछता जाऊंगा, आप बताते जाना। आप में से यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ पहले, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, कि ये पूरा ए था और ये हिस्सा आर है तो ये ए माइनस आर हो गया, ये पूरा सी था, ये हिस्सा आर है तो ये सी माइनस आर हो गया, यहां से यहां तक। इसको मैं मान लेता हूं डी ई, इसको ई पॉइंट मान लेता हूं, तो आपका ए ई कितना हो गया, सी माइनस आर। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं अगर आपसे कहता हूं भाई साहब एक सर्किल है और एक सर्किल में बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, अगर ये P है और ये अगर A है, ये B है, तो ध्यान रखना ये हमेशा बराबर होती हैं। क्या होती हैं, PA बराबर आपका PB होता है। तो कॉन्सेप्ट यही लगने वाला है कि एक सर्किल में बाह्य बिंदु से, एक बच्चा कह रहा है फॉर्मूला याद है हमें, बहुत अच्छी बात है डियर, मैं कभी भी रोक थोड़ी रहा हूं तुम्हें कुछ करने से यार, मुझे यहाँ पढ़ाना है, पढ़ाने दीजिए ना, आपको आता है, आप बहुत होशियार चंद हैं, हमें उससे क्या लेना देना, कोई सर्टिफिकेट थोड़ी मिल रहा है, अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो मैं ये जो कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि जो बाह्य बिंदु से आपकी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं वो दोनों बराबर है। बात तो सर उचित है, तो सर यहां पर हम कह सकते हैं कि ये सी माइनस आर है तो एडी कितना होगा, सी माइनस आर नहीं हो जाएगा क्या, अगर मैं एडी की बात करूं, बात तो उचित है। और ये सीडी कितना हो जाएगा, ए माइनस आर, ये भी उचित है। और पूरा एसी कितना है, बी, पूरा एसी बी है ना, क्योंकि बी के सामने की भुजा बी होती है, तो बस बराबर कर दो, क्या हो गया, सी माइनस आर प्लस ए माइनस आर बराबर बी। तो देख सकते हैं सी प्लस ए माइनस बी बराबर 2r, तो r बराबर कितना आ गया, a प्लस सी माइनस बी बाई 2। और आप देख रहे हो a आपका आधार है, c आपका परपेंडिकुलर है और b आपका माइनस हाइपोटेनस, तो बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस बाई 2, तो ये इसका प्रूफ है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो ये इसलिए होता है, ऐसा हम राइट एंगल ट्राइंगल में लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम डिस्कशन करते हैं, और कृपया बहुत अच्छा पॉइंट आपके सामने रखने वाला हूं। आइए एक हेडिंग डाल लीजिए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, हेडिंग डाल लीजिए एंगल
बाइसेक्टर थ्योरम। कोण समद्विभाजक प्रमेय, कोण समद्विभाजक प्रमेय। अब मैंने क्या कहा, एक ट्राइंगल आपके सामने बनाया और आपने ये कह दिया कि सर इसमें मान लीजिए कि यह एक एंगल बाइसेक्टर है। समझना मेरी बात को, इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है ना कि इतना यूज होगा कि मजा आ जाएगा आपको। ए बी सी और ये मैंने मान लिया डी, तो मैंने कह दिया कि जो एडी है, एडी इज ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC। कौन समद्विभाजक है ये? एडी आपका क्या है? कौन समद्विभाजक है। ठीक है, चलिए आइए, तो सर एंगल बाइसेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका एंगल हो गया और ये बाइसेक्टर हो गया, यानी कि दोनों बराबर भागों में बांटा जा रहा है। ये दोनों बराबर भागों में बांटा जा रहा है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि भाई अगर ये दोनों एंगल बराबर है ना, तो इन दोनों आसन्न भुजाओं का अनुपात जो सामने वाली भुजा जिस अनुपात में बट रहा है उसके बराबर है। मैं दोबारा बोलता हूं, इन दोनों एडजेसेंट साइड्स का रेशो, यानी कि ए बी का किससे, ए सी से रेशो किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? बीडी का डीसी से रेशो के बराबर। बीडी का डीसी से रेशो के बराबर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, यही आपकी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये थ्योरम बड़ी काम की चीज है भाई, बहुत काम की चीज है। मैं आपको सिंपल सा ही बात बता रहा हूं कि इस AB का AC से रेशो, इस AB का AC से रेशो BD का DC से रेशो के बराबर है। और ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है क्योंकि इस पर काफी सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए आइए, तो यहां तक क्लियर है। तो ये इसको कहते हैं हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सर इसे क्या आप क्यों बता रहे हो? कृपया करके ध्यान दें, कृपया करके ध्यान दें। मैं एक एग्जांपल यहां लिखने चाहता हूं आप लोगों के लिए, और उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बहुत प्यारी चीज समझाना चाहता हूं। आप समझने के लिए तैयार हैं क्या? बोले बिल्कुल तैयार है। मान लीजिए ये ट्राइंगल मैंने बनाया और आपके सामने मैंने ये डाल दिया, एंगल बाइसेक्टर बना दिया एक। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। यह एक क्या है? एडी आपका एक एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, चलिए एडी क्या है? एक एंगल बाइसेक्टर है। तो मैंने आपसे कहा कि भाई देखो ये 20 है और ये 15 है और ये क्या है आपका? पूरा सी है, या सी का ए ही मानो। तो मुझे बताओ बीडी क्या होगा और मुझे बताओ डीसी क्या होगा। मुझे बताओ बीडी क्या होगा, मुझे बताओ डीसी क्या होगा। चलिए चलिए आराम से करिए ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो, जो वास्तव में पढ़ना चाहता है, मतलब उसको है कि यार मुझे सीखना है, मुझे ये चीज नहीं आती, तो उसके लिए पूरी समर्पण, संपूर्ण समर्पण, मगलू प्रतिकर्षण। हाँ, प्रतिकर्षण हो रहा है, जो मतलब नहीं पढ़ेगा उसके लिए प्रतिकर्षण है। चलिए, तो यहां ध्यान दीजिए, आंसर दीजिए प्लीज। सबका गलत है। मैं प्रॉपर वैल्यू पूछ रहा हूं, मैं रेशो नहीं पूछ रहा हूं। व्हाट इज द प्रॉपर वैल्यू ऑफ बीडी एंड डीसी? व्हाट इज द प्रॉपर वैल्यू ऑफ बीडी एंड डीसी? वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, लेकिन पहले समझिए कॉन्सेप्ट को। सो सर आपने जो हमें बताया अभी तो दिखाया है कि इनके जो अनुपात है उसी अनुपात में ये पूरा बीसी बढ़ता है, यानी कि ये हो जाएगा सर 5 से काटने पर 4 अनुपात और ये हो जाएगा 3, यानी कि 4:3 में बटेगा। सही है, कोई गलती नहीं है। तो मैं कह सकता हूं ना कि जो मेरा 7 अनुपात है, 7 रेशो इस ए के बराबर है, एक रेशो की वैल्यू A/7 हो जाएगी। तो मेरा बीडी कितना होगा? 4A/7
और 3a/7। मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप अक्सर वेरिएबल में कंफ्यूज हो जाते हो। आपको वेरिएबल कोई दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, ये नेचुरल बात है। ऐसे आंसर देना था 4a/7 और 3a/7, ये एक्चुअल आंसर है जो किसी बच्चे ने नहीं दिया सिवाय 1-2 के। तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं, 7 रेशो भाई, क्योंकि हम इस अनुपात में तो बांटेंगे इस a को। सर ये सब क्यों बता रहे हो आप? अभी एक प्रॉपर्टी आएगी, फिर उसमें ये चीजें यूज होंगी, फिर आपको नहीं पता रहेगा, फिर आप कहोगे सर कैसे आया। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे आप डिवाइड कर सकते हो। अगर कोई वेरिएबल भी हो तो सिंपल सी बात है, आपको तो अनुपात को इसके अनुपात में बांटना है, खत्म बात। चलिए सर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने आ रही है और देखिएगा किस तरह से आती है। ये थोड़ा सा आपके सामने एक ट्राइंगल मैंने बनाया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यहां हमने बना दिया ए डी, और यहां हमने बना दिया बीई, और ये मैंने बना दिया सी एफ। लेकिन ध्यान देने योग्य बात, ये बीई है, ये ए डी है, ये सी एफ है। ध्यान देने योग्य बात, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये आई है, इसको हमने क्या कहा, इन सेंटर कहा। हाँ ठीक है। शिबू पाल कह रहा है सर बेसिक टू हाई लेवल वाली क्लास का क्या हुआ? वो चल रही थी, एक्सीडेंट हो गया अरे भाई ये भी तो बेसिक ही से हाई लेवल ही है। क्या आदमी बिल्कुल मतलब खत्म सिंह हो गया? समझ में नहीं आती, बुद्धि काम नहीं कर रही क्या? पढ़ने के बजाय उसमें बेसिक टू हाई लेवल लिख दो, चलो आज हवाई जहाज उड़ेगा, तो अब यूं कहोगे सर हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ रहा, तो अब क्या करें बताओ। ऐसे तो कई बार तुम देखते होंगे कि बाहर थंबनेल में लिखा रहता है आग लगेगी आग, तो कोई अंदर आग लगाता है क्या? तो समझो ना भाई, चीजें जो चल रही है उसको ध्यान दे नहीं रहा है। उस बेसिक टू हाई लेवल का क्या हुआ? वो एचसीएफ एलसीएम था। चलिए, तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये हमारा क्या है, आई आपका क्या है, इन सेंटर है, अंतः केंद्र, आई क्या है, इन सेंटर है, अंतः केंद्र। ठीक है, तो आप मुझे बताइए ए आई का आई डी से रेशो क्या होगा? ये प्रश्न है आपका, ये प्रश्न है, ए आई का आई डी से रेशो क्या होगा? ए के सामने की भुजा क्या होती है? ए। बी के सामने की भुजा क्या होती है? बी। सी के सामने की भुजा क्या होती है? सी। बताओ भाई। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ए आई और आई डी का रेशो क्या होगा। तो ध्यान रखना कि जब भी आप ए आई और आई डी का रेशो निकालोगे तो ए आई अगर ये डाला है तो इसके संगत जो आपकी आसन्न भुजाएं हैं बी और प्लस सी का अनुपात सामने वाले सम्मुख भुजा के अनुपात के बराबर होने वाला है। तो जो ए आई होगा इनकी सम्मुख भुजाएं और आई डी जो होगा वह ए के बराबर होगा। बहुत बढ़िया भाई, दो अनुपात वालों के लिए जोरदार तालियां बजा दो एक बार। वाह यार, मतलब क्या कहूं बताओ, तुमने तो सब सेंटर एक ही कर दिए और मतलब पूरे के पूरे 2:1 दे रहे हैं भाई। ठीक है, हाँ, कि भाई डायग्राम में कोई मिस्टेक ना हो जाए, आराम से इस चीज को आइए। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई एक्चुअल में क्या होता है ज्योमेट्री में, सबसे ज्यादा जब सबसे जरूरी चीज ज्योमेट्री में होती है ऑर्डर, है ना। एक बच्चा कह रहा है कि सर खुद ही कर रहे हैं देख के, ऐसे बोल रहा है, तो भाई ऐसी बात है, ज्योमेट्री में सबसे जरूरी चीज होती है ऑर्डर। अभी फाउंडेशन में भी ऑर्डर से पढ़ाया है कि भाई अब जैसे मान लो आप ये सोचो कि ये बीच में कहां से आ गई, तो ये इसलिए आई है क्योंकि इसका यूज होगा इसमें, तो ऑर्डर नहीं ब्रेक होना चाहिए। आज तक ज्योमेट्री ना समझ में आने का कारण यही है कि कोई कहीं से भी कुछ भी पढ़ा देता है आप लोगों को, है ना। सबसे जरूरी चीज है होमवर्क करना। अगर आप अच्छा होमवर्क करोगे तो आपको क्लास वर्क भी अच्छा होगा, तो आप वो काम पर ध्यान दीजिए। ठीक है,
अगर हम बात करना चाहते हैं कि ये ए आई हो गया, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं बी आई और आई ई, उसका रेशो क्या होगा बताओ? बी आई और आई ई का रेशो क्या होगा? चलो तो कैसे करेंगे? इसके आसन्न भुजाएं ए प्लस सी अनुपात सामने वाली भुजा बी, इस अनुपात में बटेगा। ठीक है, और इसी प्रकार आपका सी आई और आई एफ, सी आई और आई एफ, तो कैसे करेंगे सर? सी आई और आई एफ को आप बात कर रहे हो, तो सी आई और आई एफ, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी अनुपात सी। तो ये हो गया। अब कई लोग प्रूफ में इंटरेस्टेड हैं तो बता दो, करवा देते हैं, आसान है। चलो मैं आपको कोशिश करता हूं, जिनके समझ में आ जाए ठीक है, कोशिश कर रहा हूं और आएगा भी। मतलब मेरे जो प्यारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो वाकई में सच में दिमाग लगा के पढ़ रहे हैं, तो आएगा। देखो दोस्तों, अब कृपया करके थोड़ा सा अपन को एक्टिवेट करना है खुद के दिमाग को, तो वो मैं करना चाहता हूं। आइए थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज, सामने ध्यान दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यार ये बीडी कितना होगा? अगर मैं इस बीडी को निकालना चाहूं, केवल इस बीडी की बात कर रहा हूं, तो ये बीडी कितना होगा? कितना होगा? ये बीडी कितना होगा? बोले गुरुजी, आप ये कह सकते हो कि बीडी अनुपात डीसी सी अनुपात बी है। कारण पता है आपको? कारण पता है क्या? कारण पता है, बिल्कुल पता है। क्यों? क्योंकि जो इन सेंटर बनता है वो एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से ही तो बनता है। यस या नो? यस या नो? भाई जो इन सेंटर होता है आपका अंतः केंद्र, एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से ही तो बनता है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो बीडी और डीसी का अनुपात होगा वह इनकी आसन्न भुजाओं के अनुपात में होगा? बीडी और डीसी का अनुपात जो होगा, अभी समझाया ना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से, कि बीडी और डीसी का जो अनुपात होता है वह इन दोनों आसन्न भुजाओं के अनुपात के हिसाब से चलता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये सी और अनुपात बी होगा। और ये सी, अगर मैं अनुपातों का योग करता हूं, किसके बराबर है? तो सी प्लस बी रेशो किसके बराबर करूं? आर का मतलब रेशो है, रेशो ए के बराबर, क्योंकि ये तो एक्चुअल साइड है। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? ए अपॉन सी प्लस बी, एक रेशो की वैल्यू। अगर मैं बीडी निकालना चाहूं, अब जब अगर मुझे बीडी निकालना हो, तो बीडी निकालना हो तो सर बीडी तो सी अनुपात है ना, तो एक अनुपात बराबर ये आया है, तो बीडी आ गया ए सी अपॉन ए प्लस बी। और अगर मुझे डीसी निकालना हो तो बी सी अपॉन ए प्लस बी। यहां तक आप में से किसी को कोई आपत्ति हो तो मुझे अभी बता दो। एक बच्चा कह रहा है सर, अक्षय संदीप कह रहा है, अच्छा ये वही है सर, पीएचडी नहीं करना है। कुछ नहीं कर सकते तुम्हारा, फिर भी छोड़ो ना यार, क्या करें बताओ इन बच्चों का। तो यहां तक कोई दिक्कत? बोले नहीं गुरुजी, चलने दीजिए, बढ़िया चल रहा है। ठीक है, चलिए। तो यहां तक कोई दिक्कत है क्या कि भाई अगर मैं इसको बीडी कह देता हूं और इसको मैं डीसी कह देता हूं, तो मुझे कोई समस्या यहां तक तो आई नहीं। अब हमें बात करनी है किसके बारे में? ए आई और आई डी के बारे में। तो आप ये जानते हैं कि अगर ये अंतः केंद्र है, अगर ये अंतः केंद्र है, तो आपका जो आपका बराबर होगा, जैसे कि ए आई आपको निकालना है और आई डी का आपको रेशो निकालना है इसके रेस्पेक्ट में, तो क्या हम ये कह पाएंगे कि भाई साहब यहां पर जो आपका आई डी होने वाला है ये बराबर होने वाला है इसके, क्योंकि ये तो त्रिज्या है।
आर कैसे आया बताओ? मैंने बोला ना आर रेशो है, आर आपका क्या है? रेशो है, ठीक है। आर आपका क्या है? एक रेशो है, वो लिखा है मैंने। सर बी ए होगा, कहाँ होगा बी ए? हाँ हाँ, वहां बी ए हो जाएगा ना। ए सी अपॉन, सही है ना, ए प्लस सी। ए प्लस बी कहाँ से आ गया भाई? ए सी अपॉन बी प्लस सी, ठीक है। ए सी अपॉन बी प्लस सी, और डी सी अगर आप निकालेंगे तो बी ए अपॉन बी प्लस सी, ठीक है। कोई इशू नहीं है ना, यहां तक हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, यहां तक ठीक है ना। बी ए अपॉन बी प्लस सी, क्योंकि ये बी प्लस सी है ना, ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमने ये भी निकाल लिया, यहाँ हमने ये भी निकाल लिया, इसी तरह से हम ये भी निकाल देंगे, ये भी निकाल देंगे, ये भी निकाल देंगे, ये भी निकाल देंगे। अब हमें चाहिए इसका रिलेशन ए आई और आई डी का। अब क्या किया जाए बताओ? हाँ बताओ बताओ, नहीं समझ में आ रहा क्या? चलो इसको रहने दो, फिर ऐसे याद कर लो, फिर छोड़ो, ठीक है, इसको रहने दो। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपके सामने इंसेंटर हो जाए तो यहां पर आपको आसन्न भुजाओं का अनुपात सामने वाली भुजा के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना, ये लीजिए, ठीक है, क्योंकि पेशेंस नहीं है। चलिए अब हम आगे का अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर आगे हम बात करें अगले कॉन्सेप्ट के बारे में, तो अगला हेडिंग डाल लीजिए आप सरकम सेंटर। क्या डाल लीजिए? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को हम क्या कहते हैं? परिकेंद्र। सिंपल था यार, अब जब समझ ही नहीं पाते हो तुम क्या करें? तो देखो सिंपल है। अब जब आप कह रहे हैं कि भाई हम इस रेशो में बांट दीजिए, तो बीडी कितना निकल कर आ गया था? कितना निकल कर आ गया था फटाफट बताओ? बीडी सर इस अनुपात में बटेगा, डायरेक्टली कर सकता है। कैसे? बी प्लस सी नीचे आएगा, और यहां पर आपका जो भी एक रेशो की वैल्यू है, बी प्लस सी रेशो, ये रेशो है, ये किसके बराबर है? ए के बराबर है। एक रेशो बराबर ए अपॉन बी प्लस सी हो गया, एक रेशो बराबर ए अपॉन बी प्लस सी हो गया। आपका बीडी कितना आ जाएगा? बीडी कितना है सर? सी रेशो, सी रेशो ही तो है ये, और ये बी रेशो है, तो बीडी कितना हो जाएगा टोटल? बी ए सी अपॉन बी प्लस सी, और ये कितना हो जाएगा? बोलो 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 जल्दी बोलो। तो ये हो जाएगा सर बी ए अपॉन बी प्लस सी। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये आपका बीडी आ गया, और ये आपका क्या आ गया? सीडी आ गया। अरे कोई समस्या है तो बोलो यार, नहीं तो क्या दिक्कत है? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ए सी अपॉन बी प्लस सी। तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि भाई साहब, अगर मैं बी आई को देखता हूं तो ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है। ये जो बी आई है, ये एंगल बाइसेक्टर ही तो है, किसका? ए आई और आई डी का, है कि नहीं? तो इसका जो रेशो होगा वो किसके बराबर होगा? ए आई और आई डी का रेशो किसके बराबर होगा? बोलो बोलो। ए आई और आई डी का रेशो इसके और इसके अनुपात के, क्योंकि यही तो संगत भुजाओं का अनुपात है, जो कि कितना आ रहा है? ए सी अपॉन बी प्लस सी। तो यहां से मैंने इसको लिख दिया, सी से सी कट गया, आंसर कितना आ गया? ए आई अनुपात आई डी कितना आ गया? बी प्लस सी अनुपात ए। इतना सा कॉन्सेप्ट है यार, कृपया करके समझो तो सही। इतनी प्यारी प्यारी चीजें सीख रहे हो ना, दिमाग खुलता है इससे, ठीक है। मैं बहुत आसानी से बता दिया आपको यार कि ये एंगल बाइसेक्टर ही तो है, तो क्या मैं, ये एंगल बाइसेक्टर है तो इन दोनों का अनुपात, इसका और इसका, क्या इसके और इसके अनुपात के बराबर नहीं होगा क्या? तो बीडी मुझे पता है, ये रही, और मुझे ये पता है, ये रहा, दोनों का अनुपात बना दिया, आंसर आ गया। मजा आ गया? आसान था ना? कर सकते थे ना? 5 सेकंड का काम है, इतनी बढ़िया बढ़िया प्रूफ है ना, ये दिल खुश हो जाता है। लेकिन पढ़ो तो सही आप। सरकम सेंटर,
सरकम सेंटर की बात हम करते हैं, परिकेंद्र की बात हम करते हैं। अब परिकेंद्र क्या होता है भाई, देखो भाई समझो पहले परिकेंद्र क्या होता है। अगर हमने कोई ट्राइंगल बनाया तो एक ऐसा केंद्र बनेगा जिसके चारों तरफ एक सर्किल बनेगा, एक ऐसा केंद्र बनेगा जो इसके चारों तरफ एक सर्किल बनने वाला है, और जो सर्किल है वह इसके तीनों शीर्ष से होकर गुजरेगा। ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर होगा और जो ये सर्किल होगा, ये इसके तीनों वर्टेक्स से होकर गुजर रहा है। आप देख सकते हैं ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर गुजर रहा है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इस सेंटर को बोलते हैं सरकम सेंटर। परिकेंद्र, इसको हम क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। ये बात आपको क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब परिकेंद्र होता क्या है सर, साइड परपेंडिकुलर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है, सरकम सेंटर कहलाता है। अब साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बताया हुआ है पहले, भुजा लंब समद्विभाजक, इसको क्या बोलते हैं, भुजा लंब समद्विभाजक। इसी को हम क्या कहते हैं, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं, भुजा लंब समद्विभाजक। क्या बोलते हैं, भुजा लंब समद्विभाजक। चलिए, तो यहां हम ये कहेंगे सर, अगर हमें सरकम सेंटर को परिभाषित करना है अच्छे से तो किस तरह से कर पाएंगे आप, एक बनाएंगे क्या, साइड परपेंडिकुलर। तो साइड परपेंडिकुलर, ये साइड हो गया, ये परपेंडिकुलर मैंने बना दिया, इसके परपेंडिकुलर मैंने एक साइड बना दिया, और इसके परपेंडिकुलर मैंने एक साइड बना दिया। लेकिन ध्यान रहे कि जो ये सरकम सेंटर है, इसको मैं ओ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये साइड पे परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, राइट। यानी कि अगर ये डी है, ये ई है और ये एफ है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये परपेंडिकुलर तो है ही, परपेंडिकुलर तो है ही, लेकिन ये बाइसेक्ट भी कर रहा है। यानी कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर। ठीक है माय डियर, समझ में आ रही है कहानी, ये बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं, इंटरसेक्शन। हाँ चलिए, तो ये क्या कहलाता है, आपका सरकम सेंटर कहला रहा है, क्योंकि बाहर की तरफ एक वृत्त बना रहा है। ठीक है, तो चलिए सर, इस पे आगे की प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो आगे की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है इस पर, आइए थोड़ा समझते हैं और मजा आएगा देखना। मान लीजिए कि मैंने इसको इससे मिलाया, मैंने इसको इससे मिलाया, और मैंने इसको इससे मिला दिया इस तरह से। कृपया करके ध्यान दें, यात्रीगण कृपया ध्यान दें भैया, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, पूछ कर दिखाऊंगा कि भाई साहब ये बताओ, ये ओ जो है, ये ओ ए जो है, या ये ओ बी जो है, या ये ओ सी जो है, ये किसके बराबर होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं यही तो खेला है, यही तो आपका आर के बराबर होगा, और आर आपकी क्या होती है, सरकम रेडियस। गलत कह रहा हूं क्या, नहीं सर सही कह रहे हो, परित्रिज्या जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम सरकम रेडियस, परित्रिज्या, इसको हम बोलते हैं परित्रिज्या, सरकम रेडियस। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं सर, ये भी आर है, ये भी आर है, यानी कि ये बराबर है। एनी प्रॉब्लम मेरे दोस्तों, बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। अब एक चीज आप मुझे बताओ कि अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये कोण मान लिया मैंने x है, तो ये वाला कोण कितना होगा, अच्छा लग रहा है, बढ़िया पढ़ो यार, खींच के लाइक करना है सबको और एंजॉय करना है इस पढ़ाई को। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं
और इसके सामने का ये x मैंने माना है, तो ये कितना होगा, x। इसी प्रकार माना मैंने ये एंगल मेरा y है, तो इस वाले ट्राइंगल में ये बराबर, तो इसके सामने y है, तो इसके सामने ये कितना होगा, y। ये x है तो ये x है, ये y है तो ये y है। हाँ, क्योंकि बराबर साइड है ना, दोनों त्रिज्याएं हैं बराबर है, देख लो। तो गुरुजी मैं कहता हूं कि ये जो मेरा ओडी है, क्या ये ओडी जो है, ये इसका बाह्य कोण नहीं है क्या, बताओ। देखो ना, इस त्रिभुज का बाह्य कोण, तो इस त्रिभुज का बाह्य कोण का मान कितना होगा, आंतरिक कोणों के योग के बराबर 2x। दिख रहा है ना, हाँ। और यह इस त्रिभुज का भी तो बाह्य कोण है, तो ये y 2y। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कंक्लूजन आपके सामने है कि अगर एंगल BAC अगर x प्लस y है, तो एंगल BOC 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y होगा। ठीक है, तो ये 2x है तो ये 2y है, कारण बता दिया, क्योंकि बाह्य कोण के बराबर होता है आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर। मामला सेट हो गया। ठीक है माय डियर, चलिए। तो यहां पर आपके सामने ये चीज निकल कर आ चुकी है कि अगर आपको जब कभी BOC निकालना हो तो वह क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल BAC। ये प्रूफ आ चुका है। इसी प्रकार यदि आपको सरकम सेंटर में कभी COA निकालना हो तो यह किसके बराबर होगा, और यदि आपको BOA निकालना हो तो यह किसके बराबर होगा। चलिए, COA क्या है भाई, ये COA है, तो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ CBA और 2 टाइम्स ऑफ आपका BOA है ना, BOA, तो 2 टाइम्स ऑफ ACB। तो ये सारे के सारे आपके कंक्लूजन है कि डबल होता है। ठीक है डियर, चलिए आइए, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने रखना चाहता हूं, आइएगा। कि भाई अगर मान लीजिए सरकम सेंटर की हम बात कर रहे हैं, तो सरकम सेंटर में 3 तरह के ट्राइंगल होते हैं। एक ट्राइंगल ये हो गया, ये कौन सा ट्राइंगल है, और एक ट्राइंगल आपका ये हो गया, ठीक है, और एक ट्राइंगल आपका क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, आइए, तो मैं ये कहता हूं भाई ये A है, ये B है, ये C है। ये मैं कहता हूं ये A है, ये B है, ये C है। ये मैं कहता हूं ये A है, ये B है, ये C है। 3 तरह के ट्राइंगल मैंने आपके सामने बना दिए। ठीक है, हाँ, 3 तरह के मैंने ट्राइंगल आपके सामने बनाए हैं, और यह ट्राइंगल आपके सामने क्या है, एक्यूट एंगल, न्यून कोण, राइट एंगल, समकोण, और ये आपके आ गया ऑब्ट्यूस एंगल।
इसको मैंने क्या बोला, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल आपका कितना हो जाएगा, अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल क्या हो जाएगा आपका, अधिक कोण। तो आपके ये तीन तरह के त्रिभुज हैं, आप मुझे बताइए इनकी पोजीशन क्या क्या होगी। मतलब अगर मैं बात करना चाहता हूं तो अधिक कोण त्रिभुज में जो आपका मतलब इन एक्यूट एंगल में कहां होगा, एक्यूट एंगल में इनसाइड होगा। सरकम सेंटर की पोजीशन की बात कर रहा हूं, इनसाइड होगा, अंदर की तरफ होगा। सरकम सेंटर कहां होगा, अंदर होगा। सब सरकम सेंटर पे बात आ रही है। राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर कहां होगा, बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है, ये होगा हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। कहां होगा डियर, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। तो इस हाइपोटेनस का जो मध्य बिंदु है, कर्ण का जो मध्य बिंदु है, वही आपका क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर कहलाएगा। इसकी पोजीशन ये है ना। हाँ, तो इसके अंदर क्या होगा, अंदर होगा। इसके अंदर क्या होगा, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा। और अगर हम बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज में, तो कर्ण के इधर की तरफ होगा, आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड होने वाला है, ठीक है ना, बाहर की तरफ। पोजीशन ये है, ठीक है ना। तो यहां से बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट निकल कर आते हैं जो आपके बहुत ही जरूरी हैं, पूछा जा सकता है थियोरेटिकल बेसिस पर। ये बहुत ही प्यारी थ्योरी आपकी चल रही है, क्वेश्चंस भी आपके मैं करवाऊंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, लेकिन आपको मजा आना चाहिए इन चीजों में, क्योंकि ये बहुत ही क्लासिक चीजें हैं। ठीक है माय डियर, चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आया। सरकम सेंटर हमने पढ़ लिया है। अब हमारा जो चलेगा वो चलेगा ऑर्थो सेंटर। अगर मैं इसके ऊपर बात करना चाहूं तो एक कंक्लूजन और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में बात करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में बात करते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो मैं ये कहता हूं कि माध्यिका क्या होती है, ये माध्यिका ही तो है। अगर मैं इसको बी डी डाल रहा हूं, यहां पर मैंने क्या कर दिया, ये मैंने बी डी डाल दिया, लेकिन ये मैंने बोल दिया कि ये मेरी मीडियन है, मतलब मिड पॉइंट होगा ना, क्योंकि मीडियन है तो अपने आप ही मिड पॉइंट हो गया। अगर मैं कह देता हूं कि जो बी डी है वह आपकी मीडियन है, अगर बी डी आपकी माध्यिका है डियर, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं पहले भी बता चुका हूं कि भाई अगर ये मीडियन है तो मीडियन तो दो बराबर भागों में बांटेगी। अगर ये दो बराबर भागों में बांट रही है तो ये मिड पॉइंट हो गया। अगर ये मिड पॉइंट हो गया तो ये सरकम सेंटर हो गया। बोलो हाँ या ना। अगर ये सरकम सेंटर हो गया तो सरकम सेंटर से तीनों शीर्षों की दूरी बराबर होती है, यानी कि ये भी परित्रिज्या, ये भी परित्रिज्या और ये भी परित्रिज्या, यानी कि ये भी आपकी आउटर रेडियस मतलब सरकम रेडियस, ये भी सरकम रेडियस और ये भी सरकम रेडियस। यहां तक आपको कंक्लूजन क्लियर है क्या। एक बच्चा अविनाश कह रहा है सर राइट एंगल ट्राइंगल में 90 पे होगा, तो अविनाश क्या मैंने गलत बताया है या आपको ज्यादा ज्ञान है, बताओ बताओ अविनाश, क्या हो सकता है, सोचो। मतलब यही तो है, आपको आता नहीं है, गलत पढ़ा हुआ है, सही पढ़ाया जा रहा है, इसलिए होता है। जैसे कि कहते हैं ना कि भाई कोरे कागज पे ज्यादा अच्छा लिखा जाता है, जो पढ़ा लिखा है उसे गलत याद है तो उसको सही करने में ही आधी दिन निकल जाएगा उसका, कि भाई तू गलत सोच रहा है, ये होगा इसका, है ना। तो अब वही है, अब इसके दिमाग से ये कभी निकलेगा ही नहीं, अविनाश के दिमाग से। अगर मैं ना टोकता तो इसके दिमाग से कभी ना निकल पाता, है ना। ये कहानी है। तो चक्कर यही होता है, बच्चों की गलती नहीं है, बाहर बाहर आके पता लगता है अरे यार मैंने तो ये पढ़ा था, फिर वो ढूंढेंगे कहां पढ़ा था, हाँ अरे यार ये उसमें गड़बड़ हो गई, ये तो ऑर्थो सेंटर की बात है जो मैं बोल रहा था 90 डिग्री वाली, है ना। अविनाश सोचेगा तो ये गलती है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हर बच्चा करता है, और जो बच्चा कर रहा है उसको बुरा भी लग रहा है, अरे यार कैसे कैसे कह दिया सर ने। तो भाई जो सही है वो बताया जा रहा है यहां पर आपको, ठीक है ना, वो आप ध्यान दीजिए, आप पढ़ने आ रहे हो, ठीक है ना। तो ये आपके सामने है, बीडी सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है, ये सब कहानी आपके सामने मैंने स्पष्ट कर दी। आइए अब यूनिवर्सल कुछ चीज पर आते हैं और यूनिवर्सल चीजें सीखते हैं कुछ इसके बारे में। अगर मान लीजिए ये आपके सामने एक ट्राइंगल है ए बी सी,
अब ए के सामने की भुजा ए है, बी के सामने की भुजा बी है, सी के सामने की भुजा सी है। तो आप मुझे बताएं ये अगर सेंटर है तो ये कितना होगा, ओसी कितना होगा, यानी कि आर कितनी होगी, रेडियस। अगर ये ओ सेंटर है तो आर बराबर कैसे निकालेंगे आप? तो सर आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। नोट डाउन कर लो, आर बराबर क्या होगा, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ रही है बात? चलिए आइए, तो ये सब चीजें बता रखी हैं भाई, पहले ही आपको बता दिया जाता है, तो आप ध्यान रखो इस चीज के बारे में, ठीक है ना। तो ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यूनिवर्सल है, आप निकाल सकते हैं। और अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट, यही आपकी आर हो जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, अब डेल्टा क्या है यहाँ पर, डेल्टा आपका क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना। ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि बार बार चेंज नहीं होती ये चीजें, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपका यही काम है। ठीक है डियर, यहाँ तक आपको मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी किसी भी तरह की, आपने यहाँ तक चीजों को सीख लिया है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर हम कल पढ़ेंगे, है ना, वैसे भी टाइम नहीं है। ऑर्थो सेंटर हम पढ़ेंगे, इसके साथ मैं इसको कंक्लूजन भी बताऊंगा और भी रिलेशंस में आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन तो आप इजीली बना ही लोगे। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन था, क्या आएगा इसका आंसर, अगर ए बी सी आपका अंत केंद्र है, ओ आपका ए बी सी का अंत केंद्र है और ए बराबर 30 है, तो कल ये सी एच एस एल में आया था क्वेश्चन सेम टू सेम। तो बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा सर, 90 डिग्री प्लस ए बाई 2, तो आंसर कितना हो गया 105। नेक्स्ट आगे अगर मैं देखता हूं तो पी क्यू आर में क्यू और आर के अंतःकोण समद्विभाजक, तो अंतःकोण समद्विभाजक का मतलब इन सेंटर की बात कर रहा है और वह ओ पर काटते हैं, तो आर ओ क्यू आपको दे रखा है 96। तो सिंपल सा लॉजिक है डियर, डायग्राम बना के रफली बना सकते हो, मैं तो आपको समझाने के लिए अच्छे से बनाता हूं क्योंकि आपको समझ में आ जाए बस, क्योंकि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही यही है कि क्यू और आर का अंतःकोण समद्विभाजक ओ पर मिलता है। ये ओ आपका इन सेंटर है, क्योंकि अंतःकोण समद्विभाजक अगर मिल रहा है तो कॉल्ड इन सेंटर। और आर ओ क्यू है ना, हाँ, ये 96 दे रखा है, तो आपको ये निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ये भी आया था कल दूसरी शिफ्ट में, यहां हम कह सकते हैं 96 बराबर ही यही होता है 90 डिग्री प्लस पी बाई 2, तो पी बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 12 हो गया भाई, अच्छे से लाइक वाइक करते रहिए अच्छी तरह से, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी में बी और सी का आंतरिक कोण समद्विभाजक एक दूसरे को ऊपर काटते हैं, तो ए की वैल्यू अगर 100 है तो बी ओ सी बताओ, तो बताओ भाई। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, बी और सी को अगर ऊपर काटेंगे तो क्या बोला जा रहा है, ए की वैल्यू अगर 100 डिग्री है तो बी ओ सी कितना होगा 90 डिग्री प्लस ए बाई 2 यानी कि 50, 140, 140 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 140, ठीक है। हाँ हाँ भाई, कैच द मैच जो रात को 8 बजे होता है वो सभी बच्चों को देखना है बिना किसी दिक्कत के, देखना है तो बस देखना है, मैंने बोल दिया ना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, तो ये सब क्वेश्चन आप करके देखना। अब हम कल इन क्वेश्चनों को निपटा देंगे, पहले आते ही इन क्वेश्चनों को निपटा देंगे पहले, ठीक है, और तो सेंटर पढ़ा के, ठीक है ना डियर। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर सारे क्वेश्चन अब कल आपसे हो जाने चाहिए, ट्राई करिएगा, ये पूरा आपका ट्राइंगल का जो मेजर पार्ट है वो हो जाएगा। फिर कल हम सिमिलरिटी भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो काफी मजा आने वाला है कल के लेक्चर में, ये मुझे कंफर्म पता है। और मैं आपको, अच्छा, किसी जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहूंगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना समझने में, ये मुझे जरूर बता दें,
क्योंकि यार जरूरी है, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ना पढ़ने वाला तो वैसे भी नहीं पढ़ेगा, पढ़ने वाले के लिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, इतना मेरा मानना है और मैं यही काम कर रहा हूं।